एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत अभी तक हमने 6-7 क्लास किया है। उसके आगे आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वितरण के मापक के बारे में कि जनसंख्या वितरण, आप पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या वितरण होता क्या है। यानी कि किसी हम एक भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो उस भौगोलिक क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से में जो जनसंख्या का स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होता है, वो अलग अलग तरीके का होता है। यानी कि कहीं पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कहीं पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो कहीं पे जनसंख्या कम, कहीं पे जनसंख्या अधिक जो पाई जाती है, इसी को हम कहते हैं कि जनसंख्या का वितरण जो होता है वह किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार का होता है, और इसी का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी को हम कहते हैं जनसंख्या वितरण। तो आज हम जो चर्चा करेंगे जनसंख्या वितरण के मापक की, जनसंख्या वितरण के मापक, जनसंख्या वितरण के मापक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वितरण के मापक। अब जनसंख्या वितरण के मापक के बारे में जब हमको चर्चा करनी है तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जनसंख्या वितरण के मापक होते कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला मापक आता है उसको हम कहते हैं जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत। अब जनसंख्या का प्रतिशत होता क्या है, इसको अगर हमको जानना है तो जनसंख्या का प्रतिशत का मतलब होता है, जनसंख्या मतलब आप जानते हैं कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को हम वहां की जनसंख्या कहते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है कि उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र के कितने परसेंट लोग, कितने लोग वहां रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि हम एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, यदि हम एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो उसके किसी एक हिस्से में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है, निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है, उसको जब हम निकालते हैं तो उसी को हम कहते हैं जनसंख्या का प्रतिशत। यानी जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका एक हिस्सा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले कितने लोग होते हैं, जब इस टाइप की बात करते हैं तो उसी को हम कहते हैं जनसंख्या का प्रतिशत। जनसंख्या का प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो जनसंख्या का प्रतिशत होता है कि पी बटा पी गुणे 100, पी गुणे 100। जहां ये पी जो है, जहां ये पी जो है वो छोटे क्षेत्र की कुल जनसंख्या, छोटे क्षेत्र की कुल जनसंख्या है। और जो पी है ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी बड़े क्षेत्र की कुल जनसंख्या है। जैसे अगर हमको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निकालनी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है भारत के संदर्भ में, तो हम उत्तर प्रदेश को ऊपर रखेंगे, भारत की जनसंख्या को नीचे रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे तो जनसंख्या का परसेंट हमको मिल जाएगा। ये जनसंख्या का प्रतिशत होगा। तो ये जनसंख्या के वितरण के मापक में जो पहला पॉइंट हमको पढ़ने को मिला वो जनसंख्या का प्रतिशत हुआ। तो जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में हमने आपको बताया कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत एक कोई छोटा जो क्षेत्र होता है उसमें निवास करने वाले जो लोग होते हैं उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग रहता है, और इसी को हम कहते हैं जनसंख्या का प्रतिशत। जैसे भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश, भारत के संदर्भ में महाराष्ट्र, भारत के संदर्भ में राजस्थान, भारत के संदर्भ में दिल्ली, भारत के संदर्भ में बिहार, भारत के संदर्भ में बंगाल, ये सारी बातें बताएगा क्या, जनसंख्या का प्रतिशत। और इसको निकालने का फार्मूला पी बटा पी गुणे 100, जहां पी होता है एक छोटा, जो जैसे अगर हमको उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है भारत के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश को ऊपर रखेंगे और भारत की जनसंख्या को नीचे रखेंगे, 100 का गुणा करेंगे, जनसंख्या का प्रतिशत हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहला पॉइंट जो हुआ वो हुआ कि जनसंख्या का प्रतिशत। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट होता है जनसंख्या घनत्व। दूसरा पॉइंट होता है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व।
अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले जनसंख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक इकाई क्षेत्रफल, लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में या विश्व के किसी भी देश के संदर्भ में अक्सर हम देखते हैं कि इसको हम वर्ग किलोमीटर में ही नापते हैं, यानी किसी वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनता को या जनसंख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका एक निश्चित सा अगर हमको बताना होगा तो कह सकते हैं कि किसी इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या घनत्व को दर्शाती है। किसी इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या घनत्व को दर्शाती है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत में वर्ग किलोमीटर एरिया अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व था। 382 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व था। अब जनसंख्या घनत्व जो है किसी इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या घनत्व को दर्शाती है। यह एक अनुपात होता है किस किस के बीच? तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, किसी एक विशेष क्षेत्र की कुल जनसंख्या, उसी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल जो होता है वर्ग किलोमीटर में उसके। तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, इसको हम निकालते कैसे हैं? जब जनसंख्या घनत्व हम निकालते हैं तो निकालते हैं किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटा उसी क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, उसी क्षेत्र का वर्ग किलोमीटर में। जब हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को ऊपर रखते हैं, उसी क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में हम क्या करते हैं? नीचे रखते हैं, और जो हमको अनुपात मिलता है वही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और यहाँ हमने कहा किसी इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और यहाँ उसकी ये फार्मूला उसका है, या इसी हिसाब से उसका हम रेशियो की गणना करते हैं। अगर हम 2011 जनगणना की बात करें, 2011 के जनगणना की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, बिहार में ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमने जनसंख्या वितरण के मापक में दो मापक आपको बताया। पहला जनसंख्या घनत्व बताया, पहला जनसंख्या का प्रतिशत बताया, और दूसरा जनसंख्या का घनत्व बताया। अगर हम तीसरे मापक की बात करें तो तीसरा जो मापक है वो है शहरीकरण। तो आइए चर्चा करते हैं शहरीकरण पे। जनसंख्या वितरण का जो तीसरा मापक है वो है शहरीकरण या नगरीकरण। शहरीकरण या नगरीकरण क्या है? तो शहर किसे कहते हैं? सबसे पहले हमको इसको जानना होगा कि शहर कहते किसे हैं। तो अगर हम शहर की बात करते हैं तो अलग अलग देशों का जो क्राइटेरिया है उसको अलग अलग भागों में हमने विभाजित किया है। जैसे अगर हम डेनमार्क की बात करें तो जिस क्षेत्र में 250 व्यक्ति निवास करते हैं, ऐसा कोई निश्चित क्षेत्र जहां पे 250 व्यक्ति निवास करते हों डेनमार्क में, उसको हम शहर कहते हैं। अगर हम कोरिया की बात करें तो कोरिया में 40,000 लोग जिस स्थान पे निवास करते हों उसको हम शहर घोषित करते हैं। यानी कोरिया का क्राइटेरिया अलग हो गया, डेनमार्क का क्राइटेरिया अलग हो गया। अगर हम भारत की बात करें कि भारत का क्राइटेरिया क्या है तो भारत का जो क्राइटेरिया है वे वैधानिक नगर अर्थात स्थान, ऐसे वैधानिक नगर या स्थान जो किसी नगर पालिका, नगर निगम या जो कंटेनमेंट जोन हो
या जो वैधानिक रूप से जो टाउन एरिया के अधीन आते हों ऐसे क्षेत्र, या जो कम से कम 5,000 आबादी जहां की हो, 75% जनसंख्या जहां की कृषि के इतर कोई व्यवसाय करती हो, और इसके अलावा जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से जहां अधिक होगा वही शहर घोषित किया जाएगा। ये 1961 की जो जनगणना थी उसमें आधार माना गया था। तो शहरीकरण के बारे में सबसे पहले अगर 250 व्यक्ति, ये है डेनमार्क का क्राइटेरिया। 40,000 व्यक्ति, ये क्राइटेरिया है कहां का? कोरिया का। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो एक तो जो नगर निगम है, नगर पालिका है, टाउन एरिया है, कंटोनमेंट जोन जो है या कंटोनमेंट क्षेत्र जो है के अधीन क्षेत्र जो घोषित किया गया हो, के अधीन क्षेत्र के अलावा जहां की आबादी 5,000 हो, पहला। 75% जनसंख्या किसी कार्य से इतर कोई कार्य करती हो, और इसके अलावा जहां पे कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इतना भारत में 1961 की जनगणना में जो शहरी क्षेत्र था उसके बारे में ये बातें कही गई थी। अब शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, जनसंख्या के वितरण की हम मापक की बात कर रहे हैं। शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, गांवों में जनसंख्या कम होती है। शहरों में जनसंख्या इसलिए होती है कि वहां की जो सुख सुविधाएं हैं वो गांव से ज़्यादा होती हैं, इसीलिए गांव के लोग अक्सर शहर की तरफ रुख करते हैं और अपना प्रवास जो है वो शहर में बनाते हैं। तो इस हिसाब से जो 1961 में माना गया उसी को 71, 81 और 91 की जनगणना में भी माना गया कि शहर का क्राइटेरिया क्या होगा। और अगर हम ये चौथा था शहरीकरण, अगर तीसरा था शहरीकरण, अगर हम चौथे की बात करें तो ये है प्रवास का मतलब आप जानते हैं कि निवास होता है जहां हम रहते हैं। प्रवास भी कई तरीके का होता है। एक अंतर राज्यीय होता है, या हम कह सकते हैं इसको अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्देशीय का मतलब कि अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, अपने देश से किसी दूसरे देश में जाना। जब हम अपने देश से अपने देश में जाते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, एक गांव से शहर में जा सकते हैं, शहर से शहर में जा सकते हैं, या शहर से गांव में आ सकते हैं। ये तो अंतर्देशीय हो गया। अंतर्देशीय के अंतर्गत क्या क्या आएगा? अगर हम अंतर्देशीय की बात करें, अंतर्देशीय प्रवास की अगर हम बात करें तो अंतर्देशीय प्रवास के अंतर्गत आएगा एक गांव से हम दूसरे गांव में जाए। अगर हम गांव से शहर में जा रहे हैं, अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, या ऐसा भी कंडीशन होता है कि शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो होता है ये अंतर्देशीय प्रवास होता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो होगा वो एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है, या एक देश से उसी महाद्वीप के दूसरे देश में हो सकता है, या दूसरे महाद्वीप के दूसरे देश में हो सकता है। यानी एक देश जिस महाद्वीप में है, उसी महाद्वीप पे हम जाकर के किसी दूसरे देश में रहना शुरू कर दें, या हम उस महाद्वीप को छोड़ करके किसी दूसरे महाद्वीप में चले जाएं और दूसरे देश में हम रहना शुरू कर दें। तो इस टाइप का जो प्रवास होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जो देश से देश में या एक देश से दूसरे देश में जो अन्य महाद्वीप में स्थित होता है, इस टाइप की बातें उसमें पाई जाती हैं। तो आज हमने चर्चा क्या किया
चर्चा हमने किया कि जनसंख्या वितरण के मापक कौन कौन से होते हैं। इसमें हमने 4 प्रकार के मापक आपको बताए। पहला मापक हमने बताया जनसंख्या का प्रतिशत, दूसरा मापक बताया जनसंख्या का घनत्व, तीसरा मापक बताया हमने शहरीकरण और चौथा मापक आपको हमने बताया प्रवास। तो ये आप सीक्वेंस से इसको आप याद रखेंगे। जनसंख्या वितरण के मापक के बारे में हमने चर्चा किया। अगला जो क्लास होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।